ओके, बात करें अगर हम लास्ट क्लास की, तो लास्ट सेशन में हमने पांडास स्टार्ट किया था और पांडास के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं पांडास के अंदर एंड कुछ बहुत ही बेसिक से ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया जाता है और डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद किसी कॉलम को कैसे इंडेक्स बनाया जाएगा, किसी कॉलम को इंडेक्स को कैसे दोबारा से कॉलम्स की प्लेस पर रीसेट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि कोई एक न्यू कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं। एक बहुत मैनुअल अप्रोच देखी थी, एकदम बकवास सी अप्रोच, और फिर उसी अप्रोच का एक डायनेमिक अप्रोच देखा था बाय यूजिंग लूप। फिर फर्दर किसी भी कॉलम को कैसे ड्रॉप कर सकते हो पांडास में, एंड किसी भी कॉलम की वैल्यू को टाइपकास्ट करना, जैसे एक कॉलम दे रखा है इंटीजर में तो उस पूरे कॉलम को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या एक कॉलम दे रखा है फ्लोट में उसको इंटीजर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में ये कवर किया था। तो आज का सेशन भी स्टार्ट करते हैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ, कि जितना हमने किया उसके बेसिस पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन करते हैं। पहले एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि आप लोगों को एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है जिसमें 2 रोज हो और 3 कॉलम्स हो, और डेटा फ्रेम क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए आप नेम नाम का डेटा फ्रेम, एक होना चाहिए वेट, और एक होना चाहिए हाइट। ये डेटा फ्रेम के कॉलम्स के नाम होने चाहिए। अब उनके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो कैसे होंगी, जैसे नेम है, नेम में आप ABC दे सकते हो, नेम तो वैल्यूज कुछ भी दे सकते हो नेम में, बट जो वेट दोगे वो आपको विद देयर यूनिट देना है, जैसे 30 kg, 55 kg, 70 kg। हाइट की बात करें, हाइट मैंने बोल दिया 155.0 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। मतलब वेट एंड हाइट के जो भी वैल्यूज आप डाल रहे हो वो होनी चाहिए विद देयर यूनिट। तो यहां पे काफी 2 या 3 इंटरव्यू क्वेश्चन बनेंगे इसी डेटा फ्रेम से। तो पहले मैं ये डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेता हूं। कैसे क्रिएट होगा ये डेटा फ्रेम हमारा, जल्दी से मैं एक डिक्शनरी बनाता हूं और इस डिक्शनरी में रख लिया मैंने नेम नाम का कॉलम, देन ABC, देन मैंने ले लिया एज में ले लिया 55 kg, देन मैं ले ली 100, अरे एज कब से kg में होने लगी, वेट, देन 70 kg, देन 12 kg। ये हो गया हमारे पास कुछ वेट। फिर देन हाइट, हाइट भी विद देयर यूनिट लेना है, तो 155.0 सेंटीमीटर, 190 सेंटीमीटर एंड 155 सेंटीमीटर। तो ये मैंने सबसे पहले क्रिएट की आपके सामने एक डिक्शनरी। क्विकली इसका डेटा फ्रेम भी बना लेते हैं। लाइब्रेरीज मैंने रन करा रखी हैं, तो पीरियड और डेटा फ्रेम, देन डी दिस। तो ऐसा करके आपको एक डेटा फ्रेम मिल रहा है देखने को। ये DF नाम दे दिया मैंने इसको कुछ। अब अगर मैं चेक करूं कि ईच एंड एवरी कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, लास्ट क्लास में देखा था किसी भी डेटा फ्रेम की इंफॉर्मेशन निकालनी है df.info। तो अभी वेट, हाइट एंड नेम किस में दे रखा है, ऑब्जेक्ट में। किस में दे रखा है, ऑब्जेक्ट में। तो जो वेट है किस में होगा, एक न्यूमेरिक क्वांटिटी में होगा, लाइक इंटीजर 55 kg, 70 kg। तो वेट किस में होना चाहिए आपका, एक इंटीजर में होना चाहिए, पर ये किस में दे रखा है, ऑब्जेक्ट में। तो अब मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि वेट को इंटीजर बना दो और हाइट को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, या एक काम करते हैं थोड़ा सा और ट्रिकी कर लेते हैं इसको। वेट को मैं फ्लोट कर देता हूं और हाइट को इंटीजर कर लेता हूं। वेट को फ्लोट और हाइट को इंटीजर।
कवर करते हैं कैसे होगा। वेट को फ्लोट और हाइट को इंटीजर। मैंने क्या किया, मैंने लिया df, मैंने लिखा वेट डॉट एस टाइप, और किस में कन्वर्ट करना है मुझे, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, मैं लिख दिया फ्लोट। ऐसे ही हमने सीखा था टाइप कास्टिंग करना है किसी भी कॉलम को। रन किया, ये टाइप कास्टिंग हो जाना चाहिए। इसने तो एरर थ्रो कर दिया, ये जबकि इसको हमने सीखा तो ऐसे ही था कि टाइप कास्ट करने का तरीका कि कॉलम का नाम लिखो, एस टाइप लिखो, और जिस कॉलम में जिस भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है उस डेटा टाइप का नाम लिखिए फ्लोट। पर ये तो एरर थ्रो कर रहा है। क्या रीजन है इसके एरर थ्रो करने का? देखो एरर इसलिए थ्रो किया इसने क्योंकि जो वेट वाला कॉलम है उसके अंदर आप देखो जो वेट से किस में दे रखा है, विद देयर यूनिट। जो वेट वाला कॉलम विद देयर यूनिट दे रखा है, इसलिए उसने एरर थ्रो किया, और जबकि इसे एरर थ्रो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो अगर मुझे इसको फ्लोट कन्वर्ट करना है तो पहले मुझे इस यूनिट को हटाना पड़ेगा। अब यूनिट हटाने के लिए हम एक लॉजिक लगाएंगे पाइथन का। अब यहां पे आपको पाइथन काम आएगी, जो आपने लूप पढ़ा। अब आप देखो लूप को किस तरह से यूज करोगे डेटा पे। जनरली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन मुझसे हो जाता है कि सर लूप मतलब डेटा में लूप किस तरह से यूज किया जाता होगा, मतलब जो हम लूप कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स में लूप का काम क्या है। तो अब आप देखो वो लूप का काम क्या है। यहाँ पे मैं लिखा फॉर आई इन df और आपका वेट वाला कॉलम, प्रिंट आई। रन किया तो देखिए मेरे पास ये कुछ कॉलम के नाम डिस्प्ले हो गए। अब मुझे इनमें से केजी रिमूव करना है। अब केजी रिमूव करने के मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है उस मोमेंट पे आप क्या लॉजिक क्लिक कर पा रहे हो। मेरे दिमाग में भी काफी सारे आइडियाज आ रहे हैं, हर एक आइडियाज में आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं जो भी एट मोमेंट मेरे दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहले हम रिप्लेस यूज कर सकते हैं, और हर आइडिया का एक डिसएडवांटेज है, मैं हर आइडिया का एक डिसएडवांटेज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं लिखा केजी, देन दिस, ये केजी रिमूव हो गया। बट अभी जो आपको वैल्यू दिख रही है ना, ये न्यूमेरिक नहीं है, इंटीजर नहीं है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। अगर मैं आपके सामने इसका टाइप चेक करूं, ये सब किसकी हैं, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इसको कन्वर्ट कर लेता हूं तुरंत फ्लोट में। मेरी रिक्वायरमेंट भी क्या है, फ्लोट में कन्वर्ट करने की। इजीली फ्लोट बना लिया मैंने, राइट। और यहां से मैंने कर लिया लिस्ट में इसको अपेंड, और प्रिंट एल किया तो लिस्ट में हो गया आपका अपेंड लिस्ट के अंदर। ठीक है, और अगर आपने लिस्ट में अपेंड कर लिया तो बहुत इजीली इस डेटा फ्रेम में भी आप वैल्यू इंपोर्ट करा सकते हो। इक्वल टू एल लिखा, देन दिस df किया। देखिए अब जब मैं इसको इन्फो लगाऊंगा df.info, बहुत इजीली मैं ये कर पाया। देखो बहुत इजीली मैंने कर लिया फ्लोट 64, राइट। अब सेम तरीके से हाइट को करके देखा जाए। अगर मैं यही सेम तरीका अगर हाइट में अप्लाई करूं, हाइट वाले कॉलम के लिए, या पहले वेट को करने के काफी सारे अप्रोचेस, वो सारे अप्रोचेस में पहले आपको दिखा देना चाहता हूं। तो एक तरीका हमने देख लिया इसको करने का। अब मैं दोबारा से जाता हूं, इसको अगेन रन करता हूं और रीसेट करता हूं। अब मुझे मेरा दोबारा से कॉलम किसमें दिख गया, ऑब्जेक्ट में। एक देख लिया हमने रिप्लेस के थ्रू। अब एक और अप्रोच देखते हैं, लिख देता हूं सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच, ठीक है। फॉर आई इन df ऑफ वेट, देन प्रिंट आई। ऐसा करके मुझे कुछ दिख रहा है। हम ये भी लिख सकते हैं, चलेगा ना। इंडेक्सिंग सॉरी स्लाइसिंग कर दी मैंने, स्टार्टिंग से सब ले लो और लास्ट की दो वैल्यूज को छोड़ देना। और लास्ट की दो वैल्यूज क्या है, उसकी यूनिट। हमें करना क्या था, वैल्यू ही तो चाहिए थी न्यूमेरिक वाली, और जो स्ट्रिंग वाली वैल्यू वो इग्नोर हो जानी चाहिए थी। तो देखो स्टार्टिंग से ऑल ले लिया पर लास्ट की दो वैल्यूज छोड़ दी।
अब अभी भी आपको आंसर इंटीजर में नहीं मिला, ये किस में मिल रहा है आपको, स्ट्रिंग में मिला है। तो इसको फ्लोट में बना लेते हैं। इस मोमेंट में मैंने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। अगेन एक एम्प्टी लिस्ट ले ली मैंने और इसको दोबारा से अपेंड कर दिया मैंने, प्रिंट एल किया। इस तरह से देखने को मिल रहा है मुझे अब अपनी लिस्ट। मैंने लिया df और मेरे कॉलम का नाम, क्या कॉलम का नाम है, वेट, इक्वल टू एल, रन किया। देन df देखें एक बार, ऐसा दिख रहा है। एक बार डेटा टाइप चेक करें, फ्लोट। देखो दो अप्रोच देख ली हमने इसको करने की। ये हो गई हमारी दो अप्रोचेस इसको करने की। अब एक थर्ड अप्रोच भी आपको मैं बताता हूं, पर थर्ड अप्रोच बताने से पहले ये जो दो अप्रोच देखी उनकी प्रॉब्लम देखो, उन दोनों अप्रोच में क्या प्रॉब्लम्स थी। देखिए इनकी प्रॉब्लम ये थी कि आप ये किस लिए कर पा रहे थे। अभी जो आपकी यूनिट थी ना, सेम यूनिट थी, सारी ही वैल्यूज केजी दे रखी थी। अगर क्या होता, एक केजी एक ग्राम होता, तो ये आपका पूरा लॉजिक फेल कर जाता। देखो मैं दिखाता हूं, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं डेटा में। मैंने बोल दिया कि पहली वैल्यू दे रखी है ग्राम, एक केजी, और इसको कर लेते हैं किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये किया ग्राम, किलोग्राम, केजी। और इस तरह जब आप एक बहुत चैलेंजिंग डेटा सेट के साथ काम करोगे ना, तो चैलेंजिंग डेटा कुछ इसी तरह का दिखता है कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स आ रखे होंगे इस तरह से। अब अगर हम उसमें ये लॉजिक लगाएं तो फॉर श्योर एरर आएगा। और देखो एरर आ गया, क्यों लॉजिक फेल कर गया। अब की बार हम क्या ढूंढ रहे थे, सब में केजी ढूंढ रहे थे, और केजी सब में नहीं है, किसी में किलोग्राम दे रखा है, किसी में ग्राम दे रखा है, और किसी में केजी भी है, ठीक है। अब आप समझो ये कब तक मेंशन करोगे वो लॉजिक कि ग्राम किलोग्राम, कब तक हम लिखेंगे, मैनुअली तो नहीं लिख सकते बार बार हम ये चीज, राइट। या मैं बोलूं स्लाइसिंग के थ्रू करके देखो, स्लाइसिंग में क्या दिक्कत है, स्लाइसिंग में भी एरर आएगा। एरर बेसिकली क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूं। जैसे फ्लोट है, अभी एरर नहीं आएगा, पर आपको आंसर भी प्रॉपर्ली मैथ होके नहीं मिलेगा। 55 को उसने 5 कर दिया, चलो यहां पे काम करिए, कोई केजी था, अपन यहां देखो 12 किलो GR। मतलब जो स्लाइसिंग का लॉजिक था, जो पहले इतना डायनेमिक था, अब वो स्टैटिकली काम करे, मतलब नहीं कर पा रहे हम ये दोनों अप्रोचेस को अप्लाई। अभी तक दोनों अप्रोचेस बहुत इजीली कर लेता, जब ये प्रॉब्लम बहुत चैलेंजिंग बन जाती है तो इस तरह से हम नहीं कर सकते। वहां फिर आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ लॉजिक सोचना पड़ेगा इस तरह के करने के लिए। तो अभी तक अगर आपका कोई कॉलम सेम यूनिट में दे रखा है, ये दोनों अप्रोच एकदम बेस्ट अप्रोच है, परफेक्टली काम करेगा फॉर श्योर। ब्लाइंड फोल्ड नहीं लगाओ, काम करेगा। पर अगर उनकी यूनिट डिफरेंट हो गई सभी वैल्यूज की, तो दोनों ही लॉजिक करेगा फेल। अब एक्चुअल लॉजिक क्या होगा, जो एकदम डायनेमिक होगा, आउट ऑफ द बॉक्स, जो मर्जी चाहे इंटरव्यू कोई भी यूनिट में दे दे आंसर, क्वेश्चन आपको इजीली कर पाओगे आप इस वाले लॉजिक से जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए बहुत बेसिक लॉजिक यूज करेंगे जो हमने पाइथन में भी पढ़ा है। फॉर आई इन df वेट वाला कॉलम, और क्या वैल्यूज दे रखे हैं वेट वाले कॉलम में, कुछ ये 55 kg, 55 ग्राम, 70 kg एंड 12 किलोग्राम। मैं एक काम करता हूं, फॉर j in i एंड प्रिंट j। इससे क्या होगा, एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर में लूप एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूं। फिर मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली और मैंने बोला अगर j डॉट इज डिजिट है तो उसको कॉनकैटिनेट कर दो। देन उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट j और रन किया, सॉरी नॉट j, x और j हो गया। पर अभी जो मेरे को देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है एक स्ट्रिंग की फॉर्म में। यहां पे जो आप x एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो तो स्ट्रिंग की फॉर्म में मिल रहा है।
पर मुझे स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था फ्लोट। तो मैं लिख दिया फ्लोट, ठीक है। और इसे एक लिस्ट में अपेंड कर लेते हैं, यहां से एक लिस्ट बना के l डॉट अपेंड प्रिंट l, रन किया तो देखो इस तरह से आपको आंसर देखने को मिलने लगा ये। फिर मैंने क्या किया, df ऑफ वेट वाली लिस्ट के अंदर मैंने इसको ये करा, देन df किया। अब आप देखो बिल्कुल डायनेमिकली काम कर रहा है। इन्फो लगाओगे, देख लो अपना डेटा टाइप फ्लोट बन गया। हमने क्या देखा, यूनिट बिल्कुल ही डिफरेंट थी। आप देखो कोई वैल्यू ग्राम में थी, कोई किलोग्राम में थी, कोई सेंटीमीटर में थी, राइट। तो जब आपकी यूनिट डिफरेंट हो तो इस तरह से हम कुछ अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हमारी क्या है डिफरेंट यूनिट में आपको दे रखा है, ठीक है। बट अगर हमारे पास सेम यूनिट में है तो हमें लूप चलाने की भी नीड नहीं है। फोर्थ अप्रोच दिखाने जा रहा हूं जो एकदम स्मार्ट अप्रोच है आपकी। 3 अप्रोच देखी, 2 अप्रोच में प्रॉब्लम क्या थी, जब आपकी कोई वैल्यू अलग अलग यूनिट में दी जाए तो वो दोनों अप्रोच कर जाती थी फेल। तो ये एकदम डायनेमिक अप्रोच देखी। पर अगर आपकी वैल्यू सेम यूनिट में दे रखी है तो एक स्मार्ट अप्रोच और बताता हूं मैं आपको। हम क्या कर सकते हैं, df वेट लिख सकते हैं डॉट str, क्योंकि सीरीज है, और रिप्लेस, ये सब किसके फंक्शन है आपके, स्ट्रिंग के मेथड है। तो रिप्लेस, मुझे क्या रिप्लेस करना है, kg, किससे करना है, एम्प्टी से। तो देखो हो गया रिप्लेस। पर अभी आंसर किस में मिल रहा है, ऑब्जेक्ट में। किस में चाहिए, फ्लोट के अंदर। तो डॉट एस टाइप फ्लोट, रन किया तो देखो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, फ्लोट में मिल रहा है। पर ये आंसर किस में चाहिए, df के वेट वाले कॉलम में चाहिए। अब मैं सेव नहीं कर रहा, उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। देखो df ऐसा दिखता है, df डॉट इन्फो लिया जो कि क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट। पर जैसे इसको रन करूंगा, अब देखना df देखना एक बार, देखो ऐसा दिख रहा है। क्या फ्लोट बना, अरे बिल्कुल बना, वो भी विदाउट यूजिंग लूप। जो मैंने एक क्वेश्चन को करने का 4 अप्रोचेस बता दिए, और हर अप्रोच की अपनी अपनी एक प्रॉब्लम थी। फिर मैंने एक स्मार्ट अप्रोच बताई जो कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसके लिए एप्लीकेबल है वो, ठीक है। बहुत इजीली वेट वाला कर लिया। अब एक बार आप हाइट वाला भी करके देखते हैं कि हाइट वाला किस तरह से किया जाएगा आपका। मैंने क्या किया, हाइट लिया, ठीक है। अब इसमें लूप चला लिया जाए एक बार, या लूप के थ्रू क्यों करते हैं, ये स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करते हैं ना। अब स्मार्ट अप्रोच सीखा है तो अब लूप क्यों लगाना अपना। हाँ, पर यूनिट डिफरेंट है तब तो आपको लूप यूज करना पड़ेगा। सेम यूनिट में है तो ये अप्रोच बेस्ट अप्रोच है। इंडस्ट्रीज में भी यही अप्रोच यूज की जाती है। तो डॉट str डॉट रिप्लेस, चलो रिप्लेस छोड़ते हैं आपकी बार, इंडेक्सिंग कर लेते हैं -2, ठीक है। इस तरह से हमें वैल्यू मिल पा रही है, पर किस में मिल रही है, मैं ऑब्जेक्ट में। मुझे कन्वर्ट कर लेता हूं, मुझे इंटीजर चाहिए, एस टाइप इंटीजर, और जैसे इंटीजर किया मुझे वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होकर नहीं मिली। किस में आ गई, एरर। एरर क्यों आ गया, सब कुछ सही है, कोई गलती नहीं है मेरे प्रोग्राम में, पर एरर क्यों आया। तो हमने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग डेसिमल में गिवन है, अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग डेसिमल में गिवन है और अगर हम उसे डायरेक्टली इंटीजर बनाए तो वो एरर ही थ्रो करेगा। देख लो, वैल्यू एरर, इनवैलिड रिटर्न फॉर बेस 10। देखो सेम एरर, क्यों, क्योंकि वैल्यू किस में गिवन थी आपकी, डेसिमल में। कोई भी स्ट्रिंग डेसिमल में गिवन है, आप उसे डायरेक्टली इंटीजर नहीं बना सकते। टाइप कास्टिंग में पढ़ा था हमने ये, जब हम पाइथन की फर्स्ट क्लास करते हैं। तो फिर ये अप्रोच, फिर ये कैसे किया जाएगा, पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करते थे, फ्लोट में। फ्लोट में कन्वर्ट करके क्या होता था, जो उसके डेसिमल्स होते थे ना वो हट जाते थे, मतलब 155.0 मिल जाएगा मुझे। और फिर उसको इजीली आप इंटीजर में
कन्वर्ट कर लिया करते थे, राइट। तो सेम अप्रोच हम यहां पे लगा के देखें एक बार। पहले फ्लोट में कन्वर्ट किया, जो कि बहुत इजीली हो भी गया, पर किस में आंसर चाहिए था, इंटीजर में। अब उसे इंटीजर बना लिया जाए, INT रन किया, बिल्कुल। और ये आंसर हमें किस में चाहिए, DF के अंदर हाइट वाले कॉलम की जगह पे। ये लिया, एंटर किया, DF किया, देखिए अब df.info लिख लिया जाए एक बार। देखो वेट है आपका फ्लो 64 एंड हाइट है आपका इंटीजर 64। जो हमारी प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर ली। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन था। इवन डेटा क्लीनिंग भी आप जब पढ़ोगे, जब हम डेटा क्लीनिंग करेंगे प्रोजेक्ट्स के टाइम पे, तो आप देखोगे कुछ इसी तरह से हम अपने डेटा को क्लीन कर रहे होंगे। बहुत ही चैलेंजिंग डेटा सेट के साथ हम काम करेंगे प्रोजेक्ट्स में, एकदम रियल लाइफ सिनेरियो बेस्ड डेटा सेट। तो ये था हमारा एक इंटरव्यू क्वेश्चन कि टाइप कास्टिंग के ऊपर, कि एक कॉलम था अलग अलग यूनिट में, कैसे हैंडल करेंगे, अगर सेम यूनिट में है तो क्या हमारे लिए स्मार्ट अप्रोच होगी। ठीक है, अब यहां से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। अभी तक की क्लास के लेवल पे ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके, तो लास्ट सेशन में हमने अपने एक इंटरव्यू क्वेश्चन देखा था कि अलग अलग कॉलम्स को हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स में अगर टाइपकास्ट करना है तो किस तरह से हम उसको टाइपकास्ट कर सकते हैं। आज भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ काम करेंगे कि मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना सीखेंगे। आप किसी भी डेटा सेट के साथ काम करोगे रियल वर्ल्ड में, कभी ना कभी आप एक ऐसी सिचुएशन फेस करोगे जहां आपको आपके डेटा में मिसिंग वैल्यूज मिल रही होंगी। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमें अपने किसी डेटा में मिसिंग वैल्यूज मिलती हैं तो उसको किस तरह से हमें हैंडल करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेता हूं। इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd। देन उसके बाद मैंने कुछ लिस्ट क्रिएट की हुई है एंड उन लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। जैसे a नाम की एक लिस्ट है जिसमें 12, और कहीं पे मैंने np.nen नाम का एक एट्रीब्यूट यूज किया है, numpy का nen। ये nen क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं वहां पर उस प्लेस पे जहां पे np.nen लिखा है मैं जानबूझकर एक मिसिंग वैल्यूज डालना चाह रहा हूं। सेम h नाम का वेरिएबल है जिसमें कुछ टोटल 10 वैल्यूज हैं एंड उन वैल्यूज के साथ साथ अगेन np.nen नाम का numpy का एट्रीब्यूट यूज किया है क्योंकि मैं कुछ मिसिंग वैल्यूज क्रिएट करना चाह रहा हूं। सेम जेंडर, जहां मैंने कुछ जेंडर्स लिखे हुए हैं इंक्लूडिंग np.nen नाम का एट्रीब्यूट। अगर मैं इसको रन करूं तो मुझे दिखा रहा है पेन और 10, मतलब ये जो लिस्ट है इन सबकी लेंथ सेम है। फिर फर्दर एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया। आई गेस अब तो आप लोग इतना कैपेबल हो गए होंगे कि इसको रिलेट कर पा रहे होंगे डेटा फ्रेम किस तरह से क्रिएट हुआ होगा। तो इन कॉलम्स के नाम रखे मैंने एज, हाइट, जेंडर, जिसमें आप कुछ मिसिंग वैल्यूज भी देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हम कोई भी डेटा के साथ काम करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि किस कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं, और जो हम किस तरह से चेक करते थे, df6.isNull.sum रन किया, अरे सॉरी नॉट 6 रन किया, तो ये क्या हो गया, मेरे पास मिसिंग वैल्यूज का काउंट हो गया कि हमारे पास क्या है, मिसिंग वैल्यूज 242। फिर फर्दर मैंने क्या किया, उसके बाद मुझे पता चला एज वाले कॉलम में 2 मिसिंग वैल्यू है, हाइट वाले में 4 है, और जेंडर में कितनी है, 2 मिसिंग वैल्यूज। अब क्वेश्चन आता है कि मिसिंग वैल्यूज तो हमें पता चल गई, अब इन मिसिंग वैल्यूज को हमें करना क्या है। हम इन मिसिंग वैल्यूज को फिल करेंगे, पर फिल करने का एक क्राइटेरिया है कि किस मोमेंट पे हमें मिसिंग वैल्यूज को फिल करना चाहिए और कब हमें इन मिसिंग वैल्यूज को फिल नहीं करना चाहिए। बात करते हैं कब फिल करेंगे कब नहीं करेंगे। फिल करने की बात करें, देखिए अभी तक हम मिसिंग वैल्यूज को एक काउंट में चेक कर रहे हैं, पर इन रियलिटी कभी भी हमें मिसिंग वैल्यूज को काउंट में चेक नहीं करना चाहिए। परसेंटेज इज द बेटर मैट्रिक फॉर चेकिंग द मिसिंग वैल्यू रादर देन चेकिंग द काउंट। हम परसेंटेज में चेक करेंगे, जैसे हम अभी चेक करें एज वाले कॉलम में कितनी वैल्यू मिसिंग है, पर हमें क्या चेक करना चाहिए, एज वाले कॉलम में कितना परसेंट डेटा मिसिंग है। और काउंट हमें निकाल पा रहे हैं, पर हमें निकालना है कि कितनी मिसिंग वैल्यूज है।
तो मैं क्या करूंगा, जितनी नंबर ऑफ रोज है उससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। df डॉट इज नल डॉट सम, कितनी रोज है हमारे पास, 0 से लेकर 9 तक इंडेक्स दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली कितनी रोज हो गई, 10 इंटू 100। तो देखिए ये क्या आ गई, हर एक कॉलम में कितनी परसेंट ऑफ मिसिंग वैल्यूज हैं आपकी। अब नेक्स्ट मैं आपको ये दिखाता हूं इसमें कि इस तरह से लिखना बहुत ही बेकार अप्रोच है। मतलब आप मैनुअल काउंटिंग करके थोड़ी ना लिखोगे कि कितनी रोज है, आपके डेटा में तो कितनी भी रोज हो सकती हैं। क्यों ना इस लॉजिक को थोड़ा डायनेमिक तरीके से लिखा जाए। जैसे हम रोज एंड कॉलम्स कैसे चेक करते थे, df डॉट शेप 10 रोज 3 कॉलम। अब जनरली इस पॉइंट पे मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछा करता हूं कि इसका टाइप क्या होगा, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को मैं ये कहता हूं हमेशा कि क्या टाइप आएगा, सीरीज आएगा या डेटा फ्रेम आएगा। तो मुझे अक्सर आंसर मिलता है स्टूडेंट से कि सर इसका टाइप तो डेटा फ्रेम होगा। और जब मैं इसका टाइप चेक किया, ना ये डेटा फ्रेम और ना ही सीरीज, ये क्या एक टपल। मैं डेटा फ्रेम का टाइप थोड़ी ना पूछ रहा, मैं तो इस चीज का टाइप पूछ रहा हूं। ये एक टपल ही तो है, कॉमा सेपरेटेड। देन टपल का जीरो इंडेक्स, टपल का जीरो इंडेक्स क्या है, 10, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी रोज को। मैंने रन किया तो मेरे पास क्या आ गया, 10, जो कि क्या है मेरा रोज। तो मैनुअल 10 लिखने से अच्छा क्यों ना इस कोड को कॉपी कर दिया जाए। ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा होगा, नंबर ऑफ रोज। अब देखो डायनेमिक हो गया, कल को आप 1 लाख रोज 50,000 रोज के डेटा पे क्यों ना काम करो। ये कोड एक ऐसा कोड है जहां आपको रोज का काउंट करने की नीड ही नहीं है कि कितनी रोज है। ये ऑटोमेटिकली आपकी नंबर ऑफ रोज को फैच करेगा और आपकी मिसिंग वैल्यूज के काउंट को डिवाइड करेगा, जिससे आपको मिसिंग वैल्यूज मिल रही होंगी इन परसेंटेज। चेकिंग मिसिंग वैल्यूज इन परसेंटेज। फिर नेक्स्ट फर्दर मैंने क्या किया, मुझे पता चला एज वाले कॉलम में 20% है, हाइट में 40 और जेंडर में 20%। अभी मिसिंग वैल्यूज परसेंटेज में क्यों चेक की गई, इसका भी रीजन जान लेते हैं कि ये मिसिंग वैल्यूज परसेंटेज में चेक करने का क्या लॉजिक है। इन परसेंटेज से मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा कि कब मुझे मिसिंग वैल्यूज फिल करनी चाहिए और कब मिसिंग वैल्यूज फिल नहीं करनी चाहिए। जैसे अब देखो, मिसिंग वैल्यूज फिल करने का कोई ऐसा कोई जनरल क्राइटेरिया तो नहीं है, थोड़ा डेटा डोमेन के अकॉर्डिंगली भी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कब मिसिंग वैल्यूज फिल करनी चाहिए और कब नहीं। तो मैं आपको एक बहुत जनरल अप्रोच बता देता हूं इस चीज के रिगार्डिंग, जो लगभग आपके हर टाइप के सिनेरियो में काम कर जाएगी। अगर आपके पास डेटा में 50% से ज्यादा डेटा मिसिंग है, अगर आपके पास किसी कॉलम के अंदर 50% से ज्यादा डेटा मिसिंग है, तो आप क्या करोगे, उस पूरे कॉलम को हम फिल नहीं करेंगे, उस पूरे को ड्रॉप करना ही बेहतर समझेंगे। क्या बोला, अगर आपके किसी पर्टिकुलर कॉलम में 50% से ज्यादा डेटा मिसिंग है, तो हम उस कॉलम को फिल नहीं करेंगे, पूरा का पूरा इंटायर कॉलम ही हम क्या कर देंगे, डेटा से ड्रॉप कर देंगे। ऐसा क्यों, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से रिलेट करता हूं। अगर मैं 1 लीटर मिल्क में 100 ml पानी डालूं, तो क्या मिल्क खराब होगा 1 लीटर मिल्क में 100 ml पानी डालने से? नहीं, इतना तो कुछ खराब होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, अगर 1 लीटर मिल्क में 500 ml से ज्यादा पानी डाल दूं, 600 ml डाल दूं, तो क्या मिल्क खराब हो जाएगा? बिल्कुल, वो तो फिर पानी ही बचा एक तरह से लगभग। तो सेम डेटा के साथ भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर कॉलम में मिसिंग वैल्यूज हैं और आप उसको 50% से ज्यादा मिसिंग वैल्यूज को फिल करते हो, तो पूरा कॉलम ही गलत हो गया, आपका डेटा ही गलत हो गया, गलत इंफॉर्मेशन देने लगेगा आपका डेटा। तो इस तरह से नहीं करना। एक जनरल क्राइटेरिया लिया, 50 से ज्यादा मिसिंग तो उसको ड्रॉप कर दो। और देखो, ये कोई फिक्स अप्रोच नहीं है, बहुत से आप लोग देखोगे जो 50% पे भी डेटा फिल करते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट के ऊपर भी, कि आपका क्लाइंट बोल दे ये कॉलम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, तो फिर आपको कुछ और लॉजिक से सोचना पड़ेगा कि वहां पे क्या एप्रोप्रिएट वैल्यू रख सकते हैं। तो अभी हम अगर अपने डेटा के अकॉर्डिंग देखें, तो तीनों कॉलम में 50% से कम है मिसिंग वैल्यूज। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, इनको फिल करना चाहिए। अब किस तरीके से फिल किया जाए ये चेक कर लेते हैं। देखिए, फिल करने के लिए हम यूज करेंगे स्टैटिस्टिक्स का। अगर आपकी
मिसिंग वैल्यूज किसी न्यूमेरिकल कॉलम में मिसिंग है, तो हम उसको फिल करेंगे मीन से या फिर मीडियन से। अब न्यूमेरिकल कॉलम में मिसिंग है तो कभी मीन कभी मीडियन, क्या मतलब है, कब मीडियन लगाना चाहिए और कब मीन लगाना चाहिए। तो देखिए मीन मीडियन कब लगाना चाहिए, इसके लिए इसके बारे में आपको बताता हूं। इफ देयर इज नो आउटलायर इन द डेटा, इफ देयर इज नो आउटलायर्स आर, एक सेकेंड, outliers are present in the data. If there is no outliers are present in the data, then we'll go with mean. अगर आपके डेटा में आउटलायर्स नहीं है तो हम फिल करेंगे मीन से। If outliers are present, if outliers are present in the data, then we'll go with median. अगर आपके डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट हैं तो हम किससे फिल करेंगे, मीडियन से। अब इस पॉइंट पे आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये नया टर्म कहां से लेके आ गया सर, लाइक आउटलायर्स। तो आउटलायर्स क्या होते हैं, बहुत डिटेल में बात तो हम इसके बारे में जब हम मैथप्लॉटलिब पढ़ेंगे तब देखेंगे, पर अभी अगर टर्म यूज हो गया तो मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूं आउटलायर्स क्या होता है। आउटलायर्स क्या होती है, हमारे डेटा की बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जाना अचानक से और बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू आ जाना, जिससे क्या होता है आपके डेटा का जो स्टैटिस्टिक्स होता है ना, लाइक मीन, वो आपके डेटा का अफेक्ट हो जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल से और रिलेट करूंगा, थोड़ा सा रियल लाइफ सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल। आउटलायर्स क्या होता है, outliers are my extremely high or extremely low value that affects the mean of data. आउटलायर्स क्या है, एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो वैल्यू, जिसके आने से आपके डेटा का जो मीन है वो अफेक्ट हो जाता है। अब एग्जांपल से रिलेट करते हैं आउटलायर को। जैसे एक कोई पर्सन है, वो दिल्ली टू बॉम्बे ट्रेवल करना चाहता है बाय फ्लाइट, और उसका जो बजट है 7000 के अप्रोक्स का बजट है कि दिल्ली टू, उसे लगता है कि दिल्ली टू बॉम्बे ट्रेवल करने के लिए फ्लाइट से 7000 रुपीज की रिक्वायरमेंट होती है, बट वो श्योर नहीं है क्या फ्लाइट की टिकट 7000 के अप्रॉक्स होती है कि नहीं। तो उसने इसी चीज को थोड़ा श्योरिटी के लिए उसने क्या किया, एक एनालिसिस रन की। एनालिसिस लाइक उसने ये देखा अभी पास्ट में जो दिल्ली टू बॉम्बे की कुछ फ्लाइट्स गई थी उनकी ऑन एन एवरेज प्राइस क्या रही होगी। जब उसने उन फ्लाइट्स की ऑन एन एवरेज प्राइस देखी तो वो आ रही थी लैक्स के अंदर, लाइक मैंने बोल दिया कुछ 1 लाख के अप्रॉक्स प्राइस थी। अब इससे क्या हुआ, वो डीमोटिवेट हो गया कि फ्लाइट से ट्रेवल करने के लिए लाइक 1 लाख के अप्रोक्स चाहिए, पर उसका बजट तो 7000 का है। इस केस में तो वो दिल्ली टू बॉम्बे फ्लाइट से कभी ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। पर इन रियलिटी जो वो उसने एवरेज निकाला ना, वो इनएक्यूरेट था, इनएप्रोप्रिएट था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस फ्लाइट के अंदर कुछ ऐसे पैसेंजर्स थे जो बहुत प्रीमियम इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल कर रहे थे, जिनकी टिकट ही 1 से 1.5 लाख के बीच में हो। क्या हुआ, उन बड़ी वैल्यू के आने से वजह से क्या हुआ, आपके डेटा का जो मीन था ना वो अफेक्ट हो गया। और फिर उस पैसेंजर ने थोड़ा एनालिसिस करने के बाद क्या किया, जो भी पैसेंजर बहुत ज्यादा अमाउंट की टिकट से ट्रेवल कर रहे थे, उसने उन पैसेंजर्स को उस डेटा से थोड़ा सा अलग किया एंड देन दोबारा एवरेज निकाला। और जब उसने बड़ी वैल्यूज को हटा दिया डेटा से और एवरेज निकाला, तो वो एवरेज जस्ट उसके बजट में आया 5 से 6000 के बीच में। तो अब आप रिलेट कर पा रहे हो कि एक आउटलायर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते होंगे। आपके डेटा का जो मीन है ना वो इनएप्रोप्रिएट हो गया आउटलायर आने से। एक और एग्जांपल मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं अगर ये कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है, जनरली मैं बात करूं कि एक फ्रेशर लेवल पे क्या पैकेज रहता होगा इस फील्ड में, 5 से 6 लाख रुपए का पैकेज रहता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, अगर आप कोई डिसेंट एक अच्छी स्किल सेट का कोई डिसेंट कंपनी के इंटरव्यू में बैठते हो तो फॉर श्योर
आपको मंथली 40 to 50,000 रुपीज की आपको जॉब मिलेगी एक डिसेंट कंपनी के साथ, गुड स्किल सेट के साथ आप बैठते हो किसी कंपनी के इंटरव्यू में, राइट। अब सपोज ये तो था फ्रेशर के लिए, एक डेटा एनालिस्ट के लिए। अगर कोई एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट इस फील्ड में जॉब सर्च करे, मैंने बोला कोई 10 ईयर का एक्सपीरियंस कैंडिडेट है एंड वो इस फील्ड में जॉब सर्च कर रहा है, तो उसका एवरेज पैकेज 5 से 6 लाख नहीं होगा, उसका एवरेज पैकेज क्या होगा, 20 lakhs फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब हमने क्या देखा, जनरल फ्रेशर का हम एक्सपीरियंस कितना कंसीडर कर रहे थे, 0 ईयर। फ्रेशर का एक्सपीरियंस क्या होता है, 0 ईयर्स। पर एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट आया तो उसका एक्सपीरियंस क्या था, मैंने बोला 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट का। तो अचानक से एक्सपीरियंस में एकदम जंप आ गया बहुत बड़ा, तो वो जो एक्सपीरियंस में जंप आना हुआ 10 से 15 साल, वो क्या ट्रीट हो गई एक आउटलायर। और आउटलायर ने क्या कर दिया, जो आपका एवरेज पैकेज था जो पहले 5 से 6 लाख था, एकदम से 20 लाख बढ़ गया। तो यही कुछ आउटलायर है कि बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज का अचानक से आ जाना आपके डेटा में, या बहुत ज्यादा छोटी वैल्यूज का आ जाना अचानक से डेटा में। अब आप खुद सोचो कि अगर आप किसी कॉलम में मिसिंग वैल्यूज फिल कर रहे हो एवरेज से, उसमें आउटलायर है और एवरेज आ रहा है 1 से 1.5 लाख रुपए, अगर उस फ्लाइट का एग्जांपल लूं, तो क्या जहां पे डेटा मिसिंग है, हर कोई पैसेंजर थोड़ी ना 1 से 1.5 लाख रुपए की प्राइस से ट्रेवल कर रहा होगा। सब पैसेंजर ऑन एन एवरेज 5 से 6 हजार के अराउंड की पैकेज से ट्रेवल कर रहे होंगे। तो ब्लाइंड फोल्डेडली हम चीजों को फिल नहीं कर सकते, हमें पहले ये चेक करना आउटलायर है या नहीं। चलो मैं आपको एक बार अप्लाई करके दिखा दूं तो और ज्यादा रिलेट कर पाओगे आप चीजों को। तो मैं सबसे पहले ये बताता हूं आउटलायर जज कैसे करोगे। डीएफ ऑफ एज डॉट मीन क्या रहा है मेरा, इसका एवरेज 17, मीडियन भी निकाल लेते हैं, एज डॉट मीडियन। अगर आपके डेटा का मीन मीडियन बहुत क्लोज इनफ है, दैट मींस आपके डेटा में आउटलायर्स भी नहीं है। अगर आपके डेटा का मीन मीडियन बहुत क्लोज इनफ है तो दैट मींस डेटा में आउटलायर भी नहीं है। अब ये कोई जनरल अप्रोच तो नहीं है, प्रॉपर अप्रोच तो मैं आपको मैटप्लॉटलिब में ही सिखाऊंगा, पर एक टेम्परेरी तरीका सिखा दिया है, एक जस्ट आइडिया लगाने का कि आपके डेटा में आउटलायर है कि नहीं। मीन मीडियन अगर क्लोज इनफ है, मीन मतलब एवरेज और मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, अगर मीन मीडियन क्लोज इनफ तो दैट मींस आपके डेटा में कोई आउटलायर भी नहीं है। तो इससे मुझे पता चला डेटा में कोई आउटलायर नहीं है। 17.0 13.5 बहुत ही क्लोज है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एक काम करते हैं, डीएफ वाले कॉलम में, सॉरी डीएफ डेटा फ्रेम में एज वाले कॉलम में फिल करना है। किस चीज को फिल करना है, जहां पे क्या है एनए। देन इस एनए को फिल किससे करना है, मुझे मेरे एवरेज से। एवरेज कहां से मिल रहा है, इस वाली कमांड से मिल रहा है। रन किया तो जहां जहां मिसिंग वैल्यूज होंगी वहां फिल हो गई होगी। जैसे 12 के बाद एक मिसिंग वैल्यूज थी, क्या आया 17। और आप एक चीज और नोटिस करो ना, यहाँ पे जो आपका एवरेज आया है आपके डेटा में जितनी भी वैल्यूज हैं उसके क्लोज आया है। जैसे 12 के सबसे क्लोज ही है 17, मतलब हमने कोई आउट ऑफ नोवेयर कुछ वैल्यू से फिल नहीं किया। करने को मैं अभी एज किसी की रख देता 80,000, सॉरी 80 एज रख देता, किसी की एज 80 रख देता। पर आप खुद डेटा में देखो, क्या कोई ऐसा कैंडिडेट दिख रहा है जिसकी 80 एज हो, सारी एज 12 से 25 के अराउंड है, तो 80 रख देता तो वो इनएप्रोप्रिएट हो जाती। क्योंकि किसी भी डेटा को मेजर करने का सबसे स्टेबल मेजर माना जाता है आपका एवरेज। तो मैंने इससे फिल किया मीन से। फिर डीएफ देखा, अरे यार डीएफ तो अलग आ रहा है मेरा, डीएफ तो कुछ और डिफरेंट बता रहा है मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं लिख दिया कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, क्योंकि फिल तो हुआ नहीं। इस ऑपरेशन को परमानेंट करने के लिए इन प्लेस इक्वल टू ट्रू किया, रन किया, डीएफ किया, तो देखो मेरा फिल हो गया। पर ये सिर्फ वार्निंग थ्रो की, जब भी कोई काम हम इम्प्लिसिटली करते हैं वहां पे क्या था NaN, पर मैं वहां कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा हूं NaN को हटा के, तो वो जनरल आपको एक एरर थ्रो कर दिया करता है। वो एरर थ्रो ना करे तो आप एक लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, इंपोर्ट warnings डॉट फिल्टर warnings इग्नोर। ठीक है, ये हो गया।
देन DF, ठीक है, डॉट फिल NA। अच्छा, हाइट में ऐसे थोड़ी ना फिल करेंगे, पहले क्या चेक करना आउटलायर है कि नहीं। DF हाइट डॉट मीन, आउटलायर चेक करेंगे। आउटलायर चेक करने का तरीका क्या बताया, मीन मीडियन का डिफरेंस चेक करेंगे हम। देन हाइट डॉट मीडियन। एक बार आप डिफरेंस देखो, मीन मीडियन कितना ज्यादा वेरी कर रहा है। एक मीन आ रहा है 202 और मीडियन आ रहा है 137। 202 और 137 ये दोनों ही बहुत ज्यादा वेरी कर रहे हैं, नंबर क्लोज इनफ नहीं है। तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि दैट मींस आपके हाइट वाले कॉलम में कोई आउटलायर है। और मैं आपको आउटलायर दिखा भी सकता हूं। जैसे आप किसी की हाइट देख रहे हो 550 सेंटीमीटर, किसी की हाइट हो सकती है इतनी 550, जनरली तो जनरली क्या हो ही नहीं सकती। 550 सेंटीमीटर बहुत बड़ा नंबर हो गया। 550 सेंटीमीटर तो आप ये समझो, राइट, कि लाइक एक पोल के आप बात कर रहे हो, एक पोल की हाइट की बात कर रहे हो। 550 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। इतनी हाइट नहीं हो सकती किसी की, पर ये एक आउटलायर है। वैसे तो ये आपकी एनॉमली ट्रीट होगी, आपके डेटा में कुछ गलती है, एनॉमली बोलते हैं, पर अभी हम इसको आउटलायर कंसीडर कर रहे हैं। और आप सोचो, अगर आप अपनी मिसिंग वैल्यूज को मीन से फिल करो तो क्या वो डेटा की एक एप्रोप्रिएट वैल्यू होगी। सारी वैल्यूज 150 के अराउंड है और मैं यहां पे लिख दूं 202, तो ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं कि ये जो पर्सन है उसकी हाइट 202 हो। पर हाँ 150 के अराउंड होगी, और 150 के अराउंड देखो क्या आ रहा है, मीडियन। तो जब भी आउटलायर होता है ना, तो मीन एक एक्यूरेट मैट्रिक नहीं होती, मीडियन एक एक्यूरेट मैट्रिक होता है। तो मुझे इससे किससे फिल करना है, 137, एंड 137 मुझे किससे मिल रहा है, इससे। रन किया, कुछ ऐसा आंसर मिल रहा है, पर इसको परमानेंटली करना चाहिए हमें। तो परमानेंटली करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। पर चलो आपको एक तरीका और दिखाता हूं। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू जरूरी नहीं है लिखना होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो। डीएफ के अंदर हाइट वाले कॉलम में वो वैल्यू जाके सेव हो जाए आपकी। रन किया, डीएफ देखा, तो देखो आपकी हाइट वाले कॉलम में वो जाके वैल्यूज सेव हो चुकी है। अब अगर मैं दोबारा मिसिंग वैल्यूज चेक करने जाऊं तो df डॉट इज नल डॉट सम, रन किया तो एज और हाइट में 0 मिसिंग वैल्यू, दैट मींस मैंने वो वैल्यूज हैंडल कर ली। अब आते हैं जेंडर वाले कॉलम पे कि हमारे जेंडर वाले कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं, चेक कर लिया जाए क्विकली। 2 मिसिंग वैल्यूज हैं। तो अगर मैं स्टूडेंट आप लोगों से पूछूं कि जेंडर वाले कॉलम का मीन क्या होगा और मीडियन क्या होगा, अब आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि किसी कैटेगरी का मीन कब से निकलने लगा, किसी कैटेगरी का मीडियन कब से निकलने लगा। मीडियन तो न्यूमेरिक कॉलम्स का निकाला जाता है, नंबर्स का, पर किसी कैटेगरी का मीन मीडियन कब से आने लगा, राइट। तो इसको यस हम मीडियन से तो फिल नहीं कर सकते। अगर न्यूमेरिकल कॉलम में मिसिंग वैल्यूज है, मीन मीडियन एक एप्रोप्रिएट वैल्यू है, बट एक कैटेगरी में डेटा मिसिंग है तो वहां मीडियन नहीं लगा सकते, वहां अप्लाई करेंगे हम अपना मोड। तो मैंने लिखा df ऑफ जेंडर डॉट मोड, ठीक है। ये 2 मोड क्यों आ गए, आपको मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो डेटा में सबसे ज्यादा बार अकर हो रही है। अगर आप देखो हमारे डेटा के अंदर 4 मेल्स हैं, अगर मैं दिखाऊं डेटा के अंदर जो मेल्स हैं वो कितने हैं, 4, 1 2 3 4। फीमेल्स कितनी हैं, फीमेल्स भी 4 हैं। तो यहां पे जो ईच एंड एवरी कैटेगरी है उनका काउंट क्या है, सेम, इसीलिए 2 मोड आ रहे हैं, ठीक है। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर वो आपकी चॉइस, आप किसी के साथ भी जा सकते हो, मेल से या फीमेल से, किसी के भी साथ। मैं अगर ये 0 लिखता हूं तो मुझे बदले में क्या रिटर्न करेगा, ये फीमेल। अगर मैं लिखता हूं 1 इंडेक्स पे क्या दे रखा है बताइए, मेल दे रखा है, तो मेल से फिल हो जाएगी, राइट। तो मैंने बोल दिया कि डीएफ के अंदर जो जेंडर वाला कॉलम है उसके अंदर वैल्यू फिल कर दो क्विकली।
डॉट फिल एन, किससे फिल करना चाह रहे हो? मोड से, ठीक है। पर मोड का किससे चाहिए, फीमेल से या मेल से? मैंने कहा मेल से फिल कर देता हूं मैं। कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया, तो मेल से फिल हो गई। और मैंने लिया इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, रन किया, डीएफ किया, देखो आपका डेटा हैंडल हो गया, मिसिंग वैल्यूज फिल हो गई हमारे डेटा में मिसिंग वैल्यूज। तो इस तरह से हम अपनी मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं किसी भी डेटा के अंदर। अब इस पॉइंट पे मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि इंटरव्यू में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हम मिसिंग वैल्यूज, अगर हमारे डेटा में आउटलायर है तो हम मिसिंग वैल्यूज को किससे फिल करेंगे, मीन से या मीडियन से? तो अब हम सीख चुके हैं कि किससे फिल करेंगे, मीडियन से। फिर यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन करता है इंटरव्यूअर कि आप मीडियन से क्यों फिल कर रहे हो आउटलायर वाले डेटा को, मीन से फिल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर हमारे डेटा में आउटलायर है तो आउटलायर किसको अफेक्ट करेगा, आपके मीन को। तो इसीलिए मैं आपको एक और एनालिसिस रन करके दिखाऊंगा ताकि मैं आपको वो चीज समझा पाऊं अपना पॉइंट। अभी थोड़ी देर के लिए हाइट वाले कॉलम से हम आउटलायर हटा देते हैं, ठीक है। अभी मैं आउटलायर हटा के दिखाऊंगा। तो आउटलायर हटाने से पहले आप एक चीज नोटिस करो, अभी डेटा में आउटलायर है तो हमारे डेटा का मीन कितना आ रहा था, आउटलायर होने पे तो डेटा का मीन था वो कितना आया, तो मैं मीडियन लिख लेता हूं अपना। डेटा का मीडियन क्या आ रहा है, 137.5, ठीक है। मीन आ गया 202, मीडियन आ गया डेटा का 137.5, ठीक है। अब अगला क्या करें हम, इसमें आउटलायर हटा दें। मैं आपको ये प्रूफ करना चाहता हूं कि हम आउटलायर को मीडियन से फिल करते हैं, क्यों, मीन से क्यों नहीं। अभी डेटा में आउटलायर मीन कितना है 202 और मीडियन कितना है 137, इसको 150 कर दिया जाए, कैसा रहेगा? बिल्कुल। अभी मैंने इसको 150 कर दिया, दोबारा गया अपने डेटा का हाइट वाले कॉलम पे गया, मीन निकाला, मीन कितना आ गया 135, मीडियन कितना आया 137.5। जैसे ही मैंने अपने डेटा का आउटलायर रिमूव किया, आउटलायर रिमूव करने से क्या हुआ, जो मीन पहले 202 था अब क्या आ गया 135 और मीडियन क्या था 137। चलो इसको 0.5 और ये भी एग्जैक्ट लिख ही लेता हूं मैं आप लोगों के लिए 0.6। अगर ये देखो विद आउटलायर, डेटा कैसा है एंड नो आउटलायर। तो क्या समझे, आउटलायर किसको अफेक्ट करता है, आपके डेटा के मीन को। मैंने मतलब जो अपना पॉइंट था उसको प्रूफ करा, वैलिडेट करा। इसीलिए हम कभी भी आउटलायर वाला डेटा मीन से फिल नहीं करते, क्योंकि आउटलायर आएगा तो आपके डेटा के मीन को अफेक्ट करेगा और मीन उस टाइम पे एक इनएक्यूरेट मैट्रिक होती है आउटलायर के टाइम पे। पर मीडियन देखो, मीडियन अफेक्ट हुआ नहीं, मीडियन क्या एक मिडिल वैल्यू। इसीलिए हम आउटलायर डेटा को मीन से फिल नहीं करते, मीडियन से करते हैं, क्योंकि मीन उस टाइम पे एक इनएक्यूरेट मैट्रिक हो जाया करती है। तो ये रीजन है जो हमें एक इंटरव्यू को आंसर करना चाहिए। दोबारा से मैं डेटा बैक टू नॉर्मल कर लेता हूं एक बार आप लोगों के लिए। जहां पे 150 था मैंने उसको 550 कर दिया, ओके ऑल राइट, देन दिस ओके, देन दिस ओके, ठीक है। तो हमारा डेटा बिल्कुल प्रॉपर हो गया। मिसिंग वैल्यूज चेक करोगे अब सब में दोबारा एक लास्ट df.isNull सब में 0 दिखाना चाहिए। देखो सब में 0 दिखा रहा है, हमने मिसिंग वैल्यूज फिल किया। तो ये था हमारा मिसिंग वैल्यूज को फिल करना। अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं अपना, कुछ पांडास के अंदर एडवांस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डेटा फ्रेम में। डेटा फ्रेम के साथ कुछ एडवांस ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया जाए क्विकली। जैसे अगर आप कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हो,
अपने किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में, मींस कोई सीरीज में, एग्रीगेशन फंक्शन लाइक मिन मैक्स सम, इस तरह के कुछ मैंने लिखा एज डॉट सम, तो ये आ गया आपकी एज का टोटल। ये आपकी एज का टोटल क्या आ रहा है। फिर मैं लिख दिया df ऑफ एज, अच्छा एक ही मैं कर लेता हूं, कब तक लिखूंगा ऐसे। सम निकाल लिया, मिनिमम एज निकालनी है, तो एज वाले कॉलम में मिनिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है। अगर मैं बोलूं मैक्सिमम एज कितनी है, इस तरह से आप अपने ये निकाल सकते हो आप एज वाले कॉलम में। मतलब एग्रीगेशन फंक्शन, जो मिन मैक्स सम, आपका मीन मीडियन, ये सब का एग्रीगेशन फंक्शन, तो आप कोई सा भी एग्रीगेशन फंक्शन कर सकते हो। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा जेंडर वाले कॉलम में थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कुछ चीजें। ये जो मेरा जेंडर वाला कॉलम है, मैं अगर आप लोगों से क्वेश्चन करूं जेंडर वाले कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, तो उसके लिए होता है डॉट एन यूनिक नाम का एक मेथड। डॉट एन यूनिक रन किया, 2 यूनिक वैल्यूज हैं। अब मैं पूछूं जो 2 यूनिक वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं, मुझे तो नहीं पता। एक काम कर लेते हैं, df जेंडर डॉट यूनिक, df जेंडर डॉट यूनिक रन किया मैंने, तो मुझे पता चल गया 2 यूनिक वैल्यूज वो थी, एक मेल और फीमेल। फिर मैं आपसे पूछूं कि डेटा में मेल कितनी बार आया एंड फीमेल कितनी बार आया, मींस ईच एंड एवरी कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी, मतलब ईच एंड एवरी जो कैटेगरी है वो कितने कितने टाइम हमारे डेटा में अकर हो रही है। तो df जेंडर डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, df जेंडर डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स रन किया, तो मुझे देखने को क्या मिला 6 4, इस मतलब 6 मेल्स हैं और 4 फीमेल है हमारे पास डेटा में, 6 मेल और 4 फीमेल्स। ईच एंड एवरी कैटेगरी का आपने काउंट देख लिया। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा कि अगर मुझे अपने कॉलम को रीनेम करना हो, अगर कोई एक सिंगल कॉलम को रीनेम करना हो, अगर मुझे एक सिंगल कॉलम को रीनेम करना हो तो किस तरह से करेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं कि जितने भी कॉलम नेम है सारे के सारे कॉलम नेम का फर्स्ट इनिशियल कैप्स में है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं df डॉट रीनेम कॉलम्स इक्वल एज, ये दे रखा है इस तरह से, देन हाइट ये दे रखा है कुछ इस तरह से, मतलब एच हाइट ऐसे। चलो एक काम करता हूं AHG कर लेता हूं, तो आप थोड़ा चेंजेस समझ भी पाओगे, देख भी पाओगे। एज को A, हाइट को H, इन दोनों को ही करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं इन दोनों को ही करते हैं, या चलो मैं सबको करके दिखाता हूं, फिर मैं एक प्रॉब्लम बताऊंगा इस अप्रोच में। देन जेंडर जेंडर को कर लेता हूं जी, स्मॉल जी, रन किया, यस रीनेम हो गया तो बहुत इजीली, बट df चेक किया, ये तो अभी भी वैसा का वैसा ही है। क्यों है, अब आप सब लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि परमानेंटली तो ये अप्लाई नहीं करेगा, इसमें हमें इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नाम का आर्गुमेंट यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, कॉमा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू नाम का आर्गुमेंट यूज करता हूं और df, देख लो ये चीज आपकी परमानेंटली अप्लाई हो गई हमारे पूरे इंटायर डेटा सेट के अंदर। अब सपोज ये तो 3 कॉलम थे, 3 कॉलम में ऐसे लिखना तो चलो ठीक है, अगर ये मेरे पास 100 कॉलम होते तो मैं क्या ऐसे लिखता, पॉसिबल ही नहीं है 100 कॉलम्स को इस तरह से मैं रीनेम करना, राइट। तो एक और आपको एक और डिफरेंट अप्रोच बताता हूं मैं आपको। अगर आपको सारे ही कॉलम के नाम बदलने हैं तो आप क्या करो, एक आर्गुमेंट होता है df डॉट कॉलम्स, एक एट्रीब्यूट, रन किया तो ये आपके डेटा में जितने भी कॉलम होंगे ना सारे के सारे कॉलम के नाम निकाल के दे देगा। ये सारे के सारे कॉलम के नाम निकाल के दे दिया इसने। फिर मैंने एक लिस्ट बनाई, जो भी नाम से आपको अपना कॉलम नेम रखना हो, मैंने इस बार एज रख लिया,
एक और आपको सेम काम करने की एक और अप्रोच बता रहा हूं मैं। देन जेंडर रख लिया, ठीक है। देन उसके बाद df ऑफ जेंडर, जेंडर ऐसे नहीं है। अच्छा एक चीज और देखो, सपोज एक लिस्ट दे रखी है मेरे पास, मैं लिखा df ऑफ डॉट कॉलम्स। मैंने बोला इस लिस्ट को रिप्लेस कर दो किससे, इस लिस्ट से। रन किया तो df देखो कुछ ऐसा दिखने लगा मेरे को। मतलब मैंने क्या किया, ये लिस्ट रिप्लेस कर दी किससे, इस वाली लिस्ट से। तो उसने इजीली मेरे कॉलम को रीनेम कर दिया। मतलब पहले मुझे ये बताना पड़ रहा था कि कौन सा कॉलम मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूं, पर अब मुझे ये नहीं बताना पड़ रहा। दोनों में डिफरेंस समझो आप। अगर आप किसी एक सिंगल कॉलम को रीनेम करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट अप्रोच। अगर आप एक सिंगल कॉलम को रीनेम करना चाहते हो तो ये आपका सबसे बेस्ट अप्रोच है। पर सभी कॉलम को रीनेम नहीं करना। मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम को रीनेम करना चाहते हो, इट इज बेस्ट फॉर रीनेमिंग द सिंगल कॉलम, ये अप्रोच बेस्ट है किसी सिंगल कॉलम को रीनेम करने के लिए, ठीक है। बट इट इज बेस्ट फॉर रीनेमिंग दी ऑल दी कॉलम, क्योंकि वहां हमें बताना पड़ रहा है कि किस कॉलम को किससे करना है। यहां पे हमें नहीं बताना, हमें उसी सीक्वेंस में कॉलम नेम पास करना है जिस सीक्वेंस में हमें उनको रीनेम करना है। इट इज बेस्ट फॉर रीनेमिंग द इंटायर कॉलम, ठीक है। ये बात थी हमारे कॉलम को रीनेम करने की। अब एक काम और करते हैं, ये जो जेंडर वाला कॉलम है, जेंडर वाले कॉलम की वैल्यूज हैं उसको भी हम एनकोड करते हैं। मैं चाहूंगा जेंडर को, मेल को मैं मेल ना बोल के मेल को बोलूं m और फीमेल को बोलूं f। तो मैंने क्या किया, df जेंडर डॉट रीनेम, नॉट रीनेम, इट्स रिप्लेस, देन मेल को रिप्लेस कर दिया मैंने m से, फीमेल को रिप्लेस कर दिया f से। रन किया, df किया, ये कुछ आ गया, ठीक है। मैंने कहा कॉमा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, रन किया, df किया, तो देखो ये रिप्लेस हो गया मेरा। मतलब जेंडर को बोल दिया मैंने, मेल को बोल दिया m, फीमेल को बोल दिया मैंने अपना f, और इजीली मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब फर्दर एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी मैं आपको बहुत अच्छा रन करके दिखाता हूं। इसमें एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मैं लिखा df डॉट डिस्क्राइब। ये क्या करेगा, आपके डेटा को एक समराइज करेगा, एक समरी निकाल के दे देगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके दे देगा। या थोड़ा सा टेक्निकल नाम बताऊं इसका, ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर देगा। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मतलब नंबर फॉर्म में आपको समरी निकाल के दे दिया इसने। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस निकाल के इसने दे दी। ये आपको क्या बता रही है, एक बार बात करते हैं इसके बारे में। ये बता रहा है आपको कि एज वाले कॉलम में टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 10। हाइट वाले कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं, 10। एज वाले कॉलम का जो एवरेज है वो कितना आ रहा है, 17.0। हाइट वाले कॉलम का जो एवरेज है वो कितना आ रहा है, 176। एज वाले कॉलम में मिनिमम एज कितनी दे रखी है, 12। मिनिमम हाइट कितनी दे रखी है, 1। मतलब हर कॉलम की मिनिमम भी पता चल गई, कितनी वैल्यूज है वो पता चल गई, उसका एवरेज क्या है वो पता चल गया, और कितनी मैक्सिमम वैल्यूज है वो पता चल गई, राइट। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने में बहुत टेक्निकल टर्म है। मैं अभी के लिए तो आपको इतना समझा पाऊंगा इसके अंदर कि स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू अपने एवरेज से कितना दूर है। जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक ये डेटा है
और जनरली जो एवरेज होता है ना आपके डेटा का सेंटर बताता है। अगर आप थोड़ा स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो एवरेज होता है हमारे डेटा का सेंटर पॉइंट बताता है, एवरेज। अब इस एवरेज के अराउंड बहुत सारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो मीन से लेके किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक की डिस्टेंस को आप बुलाते हो स्टैंडर्ड डेविएशन, कि मीन से लेके कोई पर्टिकुलर पॉइंट कितना डेविएटेड है आपका, कि मीन से लेके कोई पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। या बोल सकते हो आप स्टैंडर्ड डेविएशन को काइंड लाइक अ स्प्रेड, कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट मीन से कितनी दूरी पे है, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, कि कितना डेविएशन है आपका। अब बचा ये चीज, ये कुछ परसेंटेजेस दिख रहे होंगे, मैं आपको बता दूं ये परसेंटेज नहीं है, ये जो देख पा रहे हो ये परसेंटेज नहीं है, ये क्या है, परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल की बात करें, इट इज अ वैल्यू। परसेंटाइल क्या है? एक वैल्यू है जो ये बताती है कि कितना परसेंट डेटा उस वैल्यू से कम है। परसेंटाइल आपको ये इंडिकेट करता है कि कितना परसेंट डेटा उस पर्टिकुलर वैल्यू से कम है। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं 25% का, ये है, ये क्या बता रहा है कि हमारे एज वाले कॉलम में 25% वैल्यूज ऐसी हैं जिनकी एज 12.25 से कम है। हमारे एज वाले कॉलम में 25% वैल्यूज ऐसी हैं जिनकी एज 12.25 से कम है। जैसे एज वाले कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं? 10। एज वाले कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं? 10, ठीक है। और 10 का 25% क्या होता है? मैंने क्या बोला, एज वाले कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं, मेरे एज वाले कॉलम में 25% वैल्यूज ऐसी हैं जो इस पर्टिकुलर वैल्यू से कम है। तो टोटल वैल्यूज कितनी है? 10। टोटल रोज कितनी है? 10। 10 का 25% कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 3। तो एज वाले कॉलम में 3 वैल्यूज जरूर ऐसी होंगी जिनकी एज 12.25 से कम होगी, और मैं आपको चलो दिखा भी देता हूं कि 3 वैल्यूज ऐसी जिनकी एज 12.25 से कम है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, कोई वो 3 वैल्यूज कौन कौन सी हैं, एक मिनट। एक 12.25 से कम है ना, 2, 3। एज वाले कॉलम में 10 रो है, 10 में से 25% रो ऐसी होंगी। 10 रो का 25% क्या होगा? 3, जो किससे कम है? 12.25 से। देख लो आप खुद ही, आपको